और वियतनाम के कुछ हिस्सों पर अपने कब्जे जमा लिए। जापान वियतनाम पर ज्यादा समय तक कब्जा करके नहीं रह पाया। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारने के कारण वियतनाम को छोड़ के चला जाता है। जापान वियतनाम पर केवल 1941 से लेकर 1945 यानी एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ही राज करता है। हो ची मिन्ह वियतनाम के लोकल लोगों के नेता थे, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए 19 मई 1941 को वियत मिन्ह नाम की एक पार्टी की नींव रखी। इस पार्टी के सभी मेंबर्स आजादी की मांग करते थे। वियत मिन्ह के लोगों ने पहले जापान से फिर फ्रांस से अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। जापान के वियतनाम को छोड़ के जाने के बाद वियतनाम 2 भागों में बंट चुका था। दरअसल जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारने के बाद सरेंडर करता है तो जापान की सभी कॉलोनीज को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने वाले देश यानी एलाइड पावर्स आपस में बांट लेती है। इनमें से ही एक था वियतनाम, जिसे 1945 के जापान के सरेंडर के बाद यूएसएसआर एंड यूएसए 2 भागों में बांट लेते हैं। नॉर्थ वियतनाम चूंकि कम्युनिज्म से प्रेरित था, इसलिए यूएसएसआर के मदद से यहाँ हो ची मिन्ह ने सरकार बना ली थी। जब 1946 में फ्रांस वापस आकर एलाइड पावर से वियतनाम को वापस मांगता है, चूंकि फ्रांस एक कैपिटलिस्ट कंट्री था तो यूएसए ने अपने कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए फ्रांस को साउथ वियतनाम देने में अपना भलाई ही समझा और इसके बाद फ्रांस को साउथ पार्ट सौंप दिया जाता है। लेकिन इस बार फ्रांस की सरकार डायरेक्टली वियतनाम पर राज करने नहीं आती, बल्कि अपने एक पपेट लीडर के द्वारा सब कुछ हैंडल करती है, जिसका नाम बाओ दाई था। वहीं नॉर्थ में हो ची मिन्ह का राज अभी भी कायम था। हो ची मिन्ह को फ्रांस का दोबारा से साउथ में आकर बैठने का डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो पूरे वियतनाम को एक आजाद देश बनाना चाहते थे, जिसके कारण हो ची मिन्ह के लोगों ने साउथ वियतनाम और बाओ दाई के लोगों के खिलाफ एक लड़ाई शुरू कर दी, जो कि फर्स्ट इंडो चाइना वॉर के नाम से जानी जाती है, जिसे 1946 से लेकर 1954 के बीच लड़ा गया। यह वॉर नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच की एक भीषण लड़ाई थी, जो कि वियत मिन्ह और फ्रेंच लॉयलिस्ट एंड आर्मी के बीच लड़ी गई, जिसके बाद समझौते के तौर पर 1954 में दोनों लोगों के बीच जेनीवा अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो फ्रांस को इंडो चाइना से बाहर रहने के निर्देश दे दिए गए, फिर नॉर्थ में हो ची मिन्ह को लीडर बनाया गया और साउथ में गो डिन डाइम को। इस अकॉर्ड के अनुसार ही वियतनाम को टेम्पररी बेसिस पर 2 भागों में बांटा गया था, जिसे 17 डिग्री पैरेलल लाइन से अलग किया गया। साथ ही जेनीवा अकॉर्ड में इस बात को साफ कर दिया गया कि 2 साल बाद वियतनाम में चुनाव होंगे और लोगों के अनुसार वियतनाम को एक किया जाएगा। वो जिस भी सरकार को अपनाना चाहेंगे वो इस चुनाव से उसे अपना लेंगे। जेनीवा अकॉर्ड के बाद वियतनाम में 2 सरकारें और 2 देश बने। एक नॉर्थ वियतनाम जिसकी कैपिटल हनोई थी, यहाँ हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार बनी, जिसे यूएसएसआर और चाइना का सपोर्ट था, और एक साउथ वियतनाम जिसकी कैपिटल साइगोन थी। यहाँ गो डिन डाइम की सरकार बनी, जो कि अमेरिका का सपोर्टर था। अल्टीमेटली वियतनाम में अब 2 विचारधारा ने जन्म लिया, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, जिसके कारण जेनीवा अकॉर्ड के बाद भी ये दोनों आपस में लड़ते रहे। नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम में हमेशा एक डिफरेंस देखने को मिलता रहा। देखा जाए तो दोनों का एम एक ही था, वियतनाम का एकीकरण, लेकिन सोच अलग थी। नो डिन डाम चाहता था कि वियतनाम एक बन जाए और यहाँ के लोग कैपिटलिस्ट विचारधारा को फॉलो करें, लेकिन हो ची मिन्ह पूरे देश को एक करके कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रमोट करना चाहता था, जिसके लिए इलेक्शंस होना काफी जरूरी था। वहीं दूसरी ओर कैपिटलिस्ट सोच वाला नो डिन डाम साउथ पर धीरे धीरे करके अपनी पकड़ काफी मजबूत कर लेता है और इसके बाद शुरू होती है साउथ वियतनाम में कैपिटलिस्ट तानाशाही। गो डिन डाइम खुद एक कैथोलिक था, तो इसलिए उसने अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए बुद्धिस्ट लोगों को मारना और कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। यही नहीं बल्कि साउथ वियतनामीज लोग जो हो ची मिन्ह को सपोर्ट करते थे, उनको भी बड़े तादाद में मारा जाने लगा। बुद्धिस्ट लोगों को मौत के विरोध में साउथ में वियत मिन्ह ग्रुप के लोगों ने अपनी आवाज भी उठाई, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हद तब हो गई जब गो डिन डाइम ने वियतनाम में होने वाले इलेक्शंस को रद्द करवा दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी तानाशाही उससे छिने या वियतनाम में कम्युनिस्ट सोच पैदा हो। जिस तरह से साउथ वियतनाम में अत्याचार बढ़ रहे थे और इलेक्शन रद्द किया गया, उस हिसाब से अब नॉर्थ वियतनाम का युद्ध में उतरना निश्चित हो गया। अब दोनों देशों का तो समझ आता है, लेकिन बाकी बड़े देश यहाँ क्या कर रहे थे? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर अपने पीक पर था।
वियतनाम भी उसी कोल्ड वॉर में इन दोनों देशों के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक मोहरा था। ये दोनों देश अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वियतनाम की मदद कर रहे थे। अमेरिका बिना बात के साउथ वियतनाम की जंग में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एशिया में एक और देश कम्युनिस्ट के हाथों लगे। अमेरिका उस समय डोमिनो थ्योरी को मानता था। उसे लगता था कि अगर एक देश कम्युनिस्ट बना तो धीरे धीरे करके एशिया के सारे देशों में कम्युनिस्ट सरकार आ जाएगी, जिसके लिए उसने हथियार देने शुरू किए और उसके बाद उन्हें पैसों से भी मदद करने लगा। धीरे धीरे करके यूएसए ने अपने कुछ एडवाइजर्स को भी साउथ वियतनाम में भेजना शुरू कर दिया, जो बेसिकली साउथ के लोगों को ट्रेनिंग देने के मन से आए थे। ये उन लोगों को हथियारों और जंग से जुड़ी सारी एडवाइस दिया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ स्पेशली जॉन एफ कैनेडी के टाइम पीरियड में इन एडवाइजर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ती चली गई। हो ची मिन को इस बात की खबर मिली कि गो डिन डाइम ने वियतनाम में होने वाले इलेक्शंस को कैंसिल करवा दिया है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और गो डिन डाइम के खिलाफ लड़ने का डिसीजन बना लिया। इस लड़ाई के लिए हो ची मिन ने सबसे पहले साउथ में वियत मिन नाम के ग्रुप के लोगों को हथियार पहुंचाने शुरू किए। यह हथियार पहुंचाने के लिए भी हो ची मिन ने एक अलग रास्ता निकाला। यह हथियार लाओस से साउथ वियतनाम में पहुंचाए जाते थे, जिससे किसी को कुछ ना पता चल सके। जैसे ही यह हथियार वियत मिन के लोगों के पास आए, वैसे ही साउथ वियतनाम में लड़ाई छिड़ गई। वियत मिन ग्रुप के लोग अब गो डिन डाइम की सेना का मुंह तोड़ जवाब देने लगे। इसी बीच गो डिन डाइम का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने एक शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलवा दी। इन लोगों में कई बौद्ध धर्म के लोग थे। इन सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस अटैक से बाकी के बच्चों और बड़े लोगों को भी गोलियां लगी थी। अब गो डिन डाइम की निरंकुशता और डिक्टेटरशिप यूएसएसआर और यूएसए को साफ दिखने लगी। इसी बीच गो डिन डाइम की हत्या हो गई, जिसका इल्जाम अमेरिका पर लगा। लेकिन इसके हत्या के बाद अब अमेरिका सीधे इस युद्ध में उतरने वाला था। अगस्त 1964 में गल्फ ऑफ टॉनकिन में एक घटना हुई, जिसमें नॉर्थ वियतनामीज की नेवल आर्मी ने यूएस नेवल बोट्स पर अटैक किया, जिसमें यूएस नेवल ऑफिसर्स मारे गए। जिसके बाद यूएस कांग्रेस ने गल्फ ऑफ टॉनकिन रेजोल्यूशन पास किया एंड डायरेक्टली वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाद में यह बात सामने आई कि गल्फ ऑफ टॉनकिन का इंसिडेंट एक फेक इंसिडेंट था, जिसे अमेरिका ने केवल वॉर में पार्टिसिपेट करने का एक मोहरा बनाया था। वॉर में अमेरिका के डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के साथ ही 1967 तक अपने करीब 5 लाख सोल्जर्स भी वियतनाम में उतार दिए थे। इन सभी सोल्जर्स को साउथ वियतनाम में